क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी को जितने विद्यार्थी समान हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए प्यारे बच्चों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप समान हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर कोड है प्यारे बच्चों वो 302 या फिर जेड है। मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को अपना अंक क्रमांक दर्ज करना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा। प्यारे बच्चों आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और आपका जो पूर्णांक होगा वो प्यारे बच्चों 100 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यहाँ पर खंड क है, आइए हम सब खंड क के क्वेश्चन को हल करते हैं। खंड क में प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों शुक्ल युग, बी है भारतेंदु युग और सी है शुक्लोत्तर युग, डी है द्विवेदी युग। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, तो यानी लेखक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन करा है कि कला और संस्कृति किस विधा की रचना है। कला और संस्कृत किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों यह जो रचना है ये वासुदेव अग्रवाल जी की रचना है। बात करें प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है तो मेरे प्यारे बच्चों यह एक निबंध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है कि राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है प्यारे बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बी है वासुदेव अग्रवाल, सी है प्यारे बच्चों यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या है राइट आंसर है यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कराए कि माघ का कथन किस निबंध से उद्धृत है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है ए है राष्ट्र का स्वरूप, बी है अशोक के फूल और सी है भाषा और पुरुषार्थ, डी है भाषा और आधुनिकता। मेरे प्यारे बच्चों जो माघ का कथन है ये राष्ट्र के स्वरूप निबंध से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कराए कि तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डी है प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन कराए कि सुमन रासो की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। ऑप्शन है प्यारे बच्चों दूसरा सप्तक और यहाँ पर बी है तीसरा सप्तक, सी है चौथा सप्तक और डी है प्यारे बच्चों यहाँ पर तार सप्तक। मेरे प्यारे बच्चों सुमन रासो की जो कविताएं हैं वो चौथा सप्तक तार सप्तक में क्या है संपादित की गई है संकलित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसी तरीके से सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है समालोचना दर्शक, बी है श्रृंगार लहरी और सी है विरासतक और डी है यहाँ पर प्यारे बच्चों अधकिला फूल। प्यारे बच्चों या इस तरीके से यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है जो अधकिला फूल है प्यारे बच्चों ये है कि ये किसका है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। ये प्यारे बच्चों किसकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आठवां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है लोकायतन पर, बी है कला और बुढ़ा चांद पर, सी है प्यारे बच्चों चिदम्बरा पर और डी है यहाँ पर ग्राम्या पर। तो मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कला और बुढ़ा चांद रचना पर मिला था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो रश्मि यहाँ देखिए रहेगा रश्मि रथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रश्मि रथ है ये क्या है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर
कि धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था किस युग की प्रवृत्ति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रवृत्ति है ये प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति है। किस युग की है? प्रगतिवादी युग की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या है? राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आता है आप सभी का गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से गद्यांश दिया जाएगा और इसके नीचे क्या है? 5 प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में एक बार गद्यांश को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ेंगे कि मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मानव की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वहाँ सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्साहों और व्रतों के धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। आगे है यहाँ पर कि देश और जात के विरुद्ध संस्कृत केवल बाद की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर देखिए, आप सभी को पढ़ने के बाद इससे पता करना होगा कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश जो है ये प्यारे बच्चों अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। और अशोक के फूल के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इस पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला। कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप पाठ का नाम हेड़ना लेंगे और लिखेंगे अशोक का फूल, और लेखक का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अपने प्यारे बच्चों कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम जो इस प्रकार से गद्यांश दिया जा रहा है, इसी गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या है? अंडरलाइन किया रहेगा वाक्यों के नीचे। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप सभी को जितना अंडरलाइन, जैसे आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो अब इतना का ही आप सभी को क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में व्याख्या करना है उसका। तो क्या करना, मैं इस वीडियो में इस पूरे गद्यांश का बता दे रहा हूँ। यदि इस गद्यांश में कहीं पर भी आप सभी को रेखांकित बढ़ा दिया जाए तो आप उसका व्याख्या आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जात के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास मनन चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य ने जो भी दिशा है वह अत्यधिक निर्मल और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे वो उनको रौंदती हुई सदैव आगे बढ़ी चली गई। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा। आगे है प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन कि मनुष्य जीवन की शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो लिखेंगे कि मनुष्य जीवन की शक्ति निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। देश और शक्ति की अशुद्ध संस्कृत बात की बात बताया गया है। वर्तमान समाज रूप न जाने कितने ग्रहण को त्याग का रूप किया है। इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। आगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि लेखक ने किसे बात की बात बताया है। लिखेंगे यहाँ पर कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण का त्याग का रूप क्या है। यही बात मेरे प्यारे बच्चों लेखक ने बताई है। आगे है कि ग्रहण और त्याग क्या क्या रूप है। लिखेंगे कि मानव जात दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का साफ रूप दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि वह सभ्यता संस्कृत के विधों और मोहों से रौंदती चली आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे का चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि पद्यांश पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन यहाँ का कर रहा है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सुख का भोज खोजते आते सब आए तुम करने सत्य की खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा मन की। आगे है यहाँ पर कि जड़ता हिंसा स्पर्धा से भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पंकज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इस तरीके से यहाँ पर आप के बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश इस पर क्वेश्चन कहेगा कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्ष पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शीर्षक का नाम का मतलब होता है पाठ का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम डालेंगे बापू के प्रति और कवि का नाम लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें कि वह पशुता के कीचड़ से उत्पन्न कमलवत था, तूने उसे मानवीयताई रूप निर्जल जल सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज करने लग जाते हैं। लिखेंगे कि अधिकांश मनुष्य संसार की खोज लिखेंगे कि अधिकांश मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें लिखेंगे कि गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मिकवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। इस तरीके से यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुम आत्मा के मन के मनोज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है तुम आत्मा के मन के मनोज, यानी तुम आत्मा के मन रूपी क्या हो, मनोज हो, काम यानी क्या हो, कामदेव हो। इस तरीके से क्या है यहाँ पर रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पद्यांश का आंसर लिखना होगा। यदि आप प्यारे बच्चों इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से प्यारे बच्चों इसका PDF डाउनलोड करके इस पेपर को हल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेखक है हरिशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे, मैं यहाँ पर आप सभी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख कर बताने वाला हूँ। लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विज्ञान संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के लिखेंगे आगे कि वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आगे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद हिंदी साहित्य के सम्मेलन के प्रयाग के सभापति रहे। सन 1979 ईस्वी को यह परमात्मा में विलीन हो गए। इस तरीके से आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर 80 शब्दों में इनका जीवन परिचय लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कवि हैं प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रज जी हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब तक आप जीवन परिचय को याद नहीं करेंगे तब तक आप सबको याद नहीं होगा। मेरे पास ये सुनने से याद नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में मेरे पास से लिख कर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। छठवां क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर करा है कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। करा है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, या फिर अथवा हम करा है यहाँ पर कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो मैं इस वीडियो में आप सबको पंचलाइट कहानी की यानी कथा वस्तु बताने वाला हूँ। यदि आप इस तीनों कहानियों का एक वीडियो में तीनों कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक ही वीडियो में तीनों कहानियों को बताया है। आप मेरे चैनल पर जाइए, हाल ही मैंने पढ़ाया है। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप सबको उसका मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, वहाँ जाइए, मैंने तीनों कहानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप देखिए यहाँ पर करा है, इसका लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फरीश्वरनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो मुनरी की नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने गांव की पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इसी कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और बचे पैसे का पूजा का सामग्री खरीद लेते हैं।
सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। तो इस तरीके से आप सभी को 80 शब्दों में मेरे पास बच्चों कहानी का सारांश लिख कर आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करके एक बार आप सभी को इससे पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए करा है, स्वप्रतित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो खंडकाव्य है ये अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है। तो आप क्या कीजिए, आपके जिलों में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप उसके सभी सर्गों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो कि फिक्स टॉपिक है, ठीक है। ये 100% आता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या कीजिए, ऐसे टॉपिक को मेरे पास बच्चों तैयार करके जाइए, एकदम सही सही तैयार करके जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में मेरे पास बच्चों यहाँ पर करा है 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे पास बच्चों आप सभी के पास 2 गद्यांश दिया जाएगा और दोनों में से किसी एक का आप सभी को करना होगा हिंदी में अनुवाद और उसका संदर्भ लिखना होगा। तो देखिए इस तरीके के गद्यांश से सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से संदर्भ लिखने के बाद अब इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य का रसपूर्ण है, संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित और व्यवस्थित है। उसके गद्य और पद दोनों में रचनाओं का ललित भावबोध को समझाने वाली अद्वितीय क्षमता तथा श्रवण माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा जो है संस्कृत भाग्यम देता है वैसी अन्यत्र कोई नहीं देता है, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि मूलभूत मानवीय गुण जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अत्यंत कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या, हृदयभाव, क्षमा आदि के अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से आप सभी के पास यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सहसम हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए आप सभी के पास 2 संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, पहला यहाँ पर है अथवा में फिर यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों में से किसी एक का आप सभी को उसका संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर है कि उदेत सविता ताम्र अस्ताम अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे उदेत माने उदित होने समय, सविता माने सूर्य, ताम अस्ताम माने लाल होता है, अस्तमेत च माने अस्त होने के समय भी, ठीक है। संपत्तौ माने सुख में, च माने और, विपत्तौ माने दुख में, च माने और, महताम एक रूपता माने महान लोग एक समान होते हैं। इस तरीके से आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे कि सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। सेम इसी प्रकार जो महान लोग हैं वो सुख और दुख में एक रूप होते हैं, यानी उन पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का के अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना या लाठी होना मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एकमात्र सहारा होना, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि मात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए अपठित गद्यांश जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अपठित गद्यांश प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपठित गद्यांश को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है वो सरल आता है। ये जो होता है 5 नंबर का आता है, इस पर 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कर रहा है 11वां के निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है पहला के कपट और कपाट। देखिए तो कपट का मतलब होता है प्यारे बच्चों धोखा, क्या होता है, कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग है, यानी धोखा और दरवाज़ा इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कह रहा है कि जलज व जलद, इसका मैं एक ट्रिक बता दूँ आप लोगों को। देखिए दोनों में है जल, ठीक है, जल और यहाँ दोनों है जल, ठीक है। और एक खंड में एक में क्या है, जल में लगा हुआ है ज और एक जल में क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो जल का मतलब हो गया जल यानी पानी और ज का मतलब जन्म देने वाला।
यानी जन्म होने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला कौन है? तो प्यारे बच्चों कमल है। ठीक है, यानी कमल का जन्म कहाँ होता है? जल में होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? जलज का मतलब क्या हो गया? कमल। और देखिए जल का मतलब होता है जल यानी और द मानी देने वाला, तो जल को देने वाला कौन हो गया? यानी बादल हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ख। यहाँ पर देखिए कमल और बादल इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से यहाँ देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर आप सभी के पास 4 शब्द दिए जाएंगे और 4 में से किसी एक का आप सभी को 2 अर्थ लिखना है। जैसे आप देखिए अनंत है तो अनंत का आप सभी को 2 अर्थ लिखना होगा, आकाश गगन। ठीक है, ये हो गया 2 अर्थ। जैसे पतंग है तो पतंग का लिखेंगे सूर्य रवि। इस तरीके से आप सभी को एक शब्द का 2 अर्थ लिखेंगे, आप सभी को यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर आप सभी को मिलता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, शब्द वाक्यांशों के लिए। जैसे यहाँ पर है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। आगे यहाँ पर है कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो उसे बड़वा अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वा अग्नि। आगे यहाँ पर है कराए कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है कि केवल 200 रुपये मात्र की बात थी, तो इसे आप शुद्ध करके लिखेंगे कि मात्र केवल 200 रुपये की बात थी। अगला यहाँ पर देखिए करा है कि हवा ठंडी बह रही है, तो आप इसे शुद्ध करके लिखेंगे कि ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर आप सभी के पास 4 वाक्यांश दिए जाएंगे और चारों वाक्यों को में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। बहुत आसान होता है, इससे आप सभी को यहाँ पर 2 नंबर मिलता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन करा है कि रस अलंकार से। ठीक है, तो देखिए रस अलंकार पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, हाल ही में मैंने भेजा है, जाकर वहां से आप 10 मिनट में पूरे रस अलंकार को तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से लिखकर प्यारे बच्चों बताया हुआ है, कितना लिखना है, कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया हुआ है। तो जाइए अभी उस वीडियो को देखकर आप अपने 6 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप सबके पास 4 निबंध है। व्यवसायिक शिक्षा के विधि आयाम, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और राष्ट्रीय एकता आज अनिवार्य आवश्यकता, भारत में लोकतंत्र की सफलता। मेरे पास तो ये 4 निबंध आप सभी को सिर्फ तैयार करके जाना है। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर निबंध नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पत्र आप सभी के लाया है, तो यहाँ पर दोनों को आप सभी को तैयार करके जाना है। देखिए 2 तैयार कर लेते हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई न कोई एक आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ आप सभी को इस पहले वाले पत्र को लिखकर बताने वाला हूँ। तो इसमें लिखेंगे कि सेवा में प्रबंधक महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। इस तरीके से लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे और यहाँ अपना विषय लिखेंगे कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति आवेदन हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय में प्रवक्ता पद रिक्त है। मैं उस पद हेतु अपने नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने हिंदी विषय के स्नातकोत्तर MA की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा B.Ed की उपाधि से भी मुझे क्या है प्राप्त है। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि मुझे अध्यापन कार्य का पर्याप्त अनुभव है। विद्यार्थियों को सरल एवं रुचि ढंग से विषय समझाने की मुझ में क्षमता है। मैं विद्यालय के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की आश्वासन देता हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शिक्षा की योग्यता अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखने के बाद आप अंतिम में लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ पर भौतिक डालेंगे, इसमें डालेंगे नाम और अपना नाम डालेंगे, पता डालेंगे और दिनांक डालेंगे कि आप किस दिन को पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे पेपर कॉल करना है। यदि आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मैंने वहां इस पेपर का PDF डाल दिया है, जाकर पूरे पेपर को आप सोल्यूशन कर लीजिए। ऐसा ही पेपर आप सभी को अपने 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद मेरे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।